हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि हरियाणा 75 डे एमसीक्यू चैलेंज में आपका स्वागत है। अब हम पहले हमने जो करे थे वो पीवाईक्यूज किए थे, ठीक है। अब हम जो करने जा रहे हैं वो रहेंगे आपके एक तरह से सेक्शनल भी रहेंगे और पीवाईक्यू इसमें इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करें एक तरह से पॉलिटी वाला स्टार्ट कर लेते हैं आज हम एमसीक्यूज। फिर उसके बाद हम ज्योग्राफी और आपके हिस्ट्री सब लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये, और मैं आपको सब डिटेल में बताता चलूँगा, ठीक है। बट ये क्वेश्चंस करना आपके लिए ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आप थोरोली आपके क्या पता माइंड में एक आप क्वेश्चन जब करने जाएंगे जब वहाँ पर एग्ज़ाम में, तो क्या पता तब आपको समझ में आ जाएगा इसके बारे में कि हाँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। क्योंकि सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है इससे कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है। हम बार बार पढ़ते रहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज़ और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बट हमें ये नहीं पता होता क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, ठीक है। वो जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फंडामेंटल, फंडामेंटल किसके लिए? फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, की गवर्नेंस चलाने के लिए, समझ रही है मतलब कि आपको एक तरह से स्कीम लेके आनी है या आपको गवर्नेंस किस टाइप का करना है, गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट की गवर्नेंस किस टाइप की करनी है, वो कौन से आपके अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आपके फंडामेंटल राइट है, या आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, या आपका डीपीएसपी है, या आपका फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज है। अब सोचने पे आएंगे आप कि गवर्नेंस चलाने की, गवर्नमेंट अपनी गवर्नेंस चलाने के लिए किसका इस्तेमाल करेगी, एक तरह से आप ये सोचने पे मजबूर होइए। कैसे? एफआरस तो आपके लिए है ना, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज वो एक किस पे, सिविक भी हो सकती है या वो कैसी भी हो सकती है, वो किसके लिए है? लोगों के लिए है वो। अब डीपीएसपी किसके लिए है? डीपीएसपी जो है ये आपकी है गवर्नेंस चलाने के लिए, ठीक है। जो कि आपको पता है डीपीएसपी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो किसके लिए? आपकी गवर्नेंस चलाने की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, राइट। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो मैंने बताया था अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का भी आपको पता होना चाहिए। ये आपके हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्यों है ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए। तो ये आपकी दोनों के लिए होगी, पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों के लिए होगी, ठीक है। आपने पता ही है लक्ष्मीकांत में आपके ये फर्स्ट चैप्टर है, और हिस्ट्री में आपके ये हर पार्ट में भी आया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका 1858 आपका आफ्टर रिवोल्ट आया हुआ है, राइट। 1835 आपका, 1819 गांधी के टाइम का हो गया। ये मोरलेमिंटो रिफॉर्म्स क्या क्या है, तो ये पता होना चाहिए आपको। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे इसमें 10-10, 12-12, 15-15 पॉइंट्स हैं। ये हमारे जो क्रैश कोर्स है उसमें भी कंप्लीट कराया गया है। इन द पॉलिटी, इन द हिस्ट्री आपको डिटेल्ड में कराया हुआ है और अच्छे से समझाया हुआ है। तो अगर देखा जाए तो ये पावर का डिवीजन एक तरह से बिटवीन बांट दी गई है, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में। तो आपके कौन सा रहेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग factors constitutes the best safeguard of liberty in liberal democracy? तो लिबरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए और बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी के लिए तो कौन सा होगा आपका? सोच के देखिए, क्या कमिटेड जुडिशरी होगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा, या सेपरेशन ऑफ पावर होगा? लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है। तो आपको ये पता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफ गार्ड, बचाने के लिए कौन सा रहेगा आपका? सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स की, पावर्स को आपने सेपरेटेड रखा है, सेंटर की अलग पावर्स हैं, स्टेट्स की अलग हैं, और आपकी जो रेजिडी पावर है वो किसके पास है? सेंटर के पास है। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, वो पावर्स में आपको डिवाइडेड की गई है, राइट। नेक्स्ट, राइट टू वोट, तो ये आपको पता होना चाहिए। टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज ए, अब पता सोचने पे आए तो हम सोच सकते हैं क्या पता फंडामेंटल राइट्स भी हो सकता है। चलो नेचुरल राइट हम नहीं सोच रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है, बट ये कौन सा है बताइए? यह आपका राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्यों है? क्योंकि ये आपके आर्टिकल 326 में भी इलेक्शन कमीशन ने भी बताया गया है, ठीक है। आरपीआई एक्ट में भी आपके ये आया हुआ है,
बट मेनली ये आपके किससे रिलेटेड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये आपका, ठीक है। तो आपका अब याद रखना, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है ये चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नाइन्थ शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, तो आपको शेड्यूल सबके पता होने चाहिए सारे, ठीक है। अब इसने बोल दिया नाइन्थ शेड्यूल, अब आपको ये पता होना चाहिए नाइन्थ शेड्यूल क्या है। अब फिर उसके बाद ये पता होना चाहिए कब आया ये एक्ट, ठीक है, कब ये इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये पता होगा तो आप प्राइम मिनिस्टर तो बता ही सकते हैं ना कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर होगा, क्योंकि आप तो बता सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो आपका ये कब आया था, 1951 में, और उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन था आपका, जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉइडेड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मैं प्रियम्बल का आपका बता देता हूं। तो पीपल ऑफ इंडिया ये आपका पता ही है सारी चीज, इसमें कौन कौन से हैं, मैंने इसको ऐसे याद करता हूं, SSSDR, SSSDR, इससे क्या हो जाता है, अभी आपका सॉवरेन, सोशल और सेकुलर और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ठीक है, राइट। तो ये आपसे इससे रिलेट कर पाता है। देन आपका बता रखा है इसमें जस्टिस, जस्टिस में किस क्या होगा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल रहेगा। लिबर्टी में क्या रहेगा, थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप। और आपका इक्वालिटी में स्टेटस ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। फ्रेटर्निटी में क्या रहेगा, एज्यूमिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। अब देखो इसने बोला है लिबर्टी पे पूछा गया है, राइट। तो लिबर्टी पे है ये, तो लिबर्टी देखो आप कितने होने चाहिए, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, राइट। तो ये किस पे है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स है, बिल्कुल सही है। देन इकोनॉमिक लिबर्टी, आप ये देखिए इकोनॉमिक लिबर्टी तो इसमें मेंशन ही नहीं है, तो इकोनॉमिक लिबर्टी आपका नहीं होगा। इसने पूछा था नॉट, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन यस मेंशन है, ठीक है, और लिबर्टी ऑफ बिलीफ ये भी मेंशन है। तो प्रेम्बल हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज होगी, फंडामेंटल राइट्स हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में कितने आर्टिकल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या क्या मेंशन हुआ ये पता होना चाहिए। पॉलिटी आपकी तभी कवर हो पाएगी। अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप सोचेंगे प्रेम्बल तो मैंने सारा पढ़ लिया है, तो सोच के देखिए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये तो मुझे पता है, बट इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाय द यूपीएससी, बाय द HCS या अदर PCS एग्जाम्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज, राइट। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्ट इन द विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आप बताओ इस क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप, कहां दर्शाया गया है माइंड आपका, क्योंकि आपकी देखो ये सारा माइंड दर्शाया गया है कि हम इंडिया के जो लोग हैं वो सॉवरेन है, सोशल है, जो इंडिया क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, इंडिया इनटू द सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो ये कहाँ दर्शाया गया है आपके प्रेम्बल में, ये माइंड जो मेकर्स था, माइंड ऑफ मेकर्स कहाँ दर्शाया गया है, आपके प्रेम्बल में दर्शाया गया है, राइट। फंडामेंटल राइट्स में तो राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो ये प्रेम्बल में सब कुछ दर्शाया गया है मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस का माइंड, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। तो ये आपको तो पता ही होगा, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ कौन सा आर्टिकल आपका, आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 21 में आपका ये मेंशन है कि आपके अकॉर्डिंग आपको राइट है कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग शादी कर सकते हैं। अपने हरियाणा में तो मारेंगे लितर, है ना। चलो, बट आप जाके बोल सको हो कि हमारा राइट है, ये आर्टिकल 21 के तहत हमारे फंडामेंटल राइट में है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है, ठीक है। चलो, द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट फिर से आ गया क्वेश्चन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस में है वेलफेयर स्टेट का, बताओ वेलफेयर स्टेट का किस में है आपका, DPSP में, वही गवर्नेंस भी। तो देखो इससे आपकी ना एनरिचमेंट हो रही है, ये चीज याद रखना, एनरिच हो रहे हैं आप इससे। देखो पढ़ने को तो अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम आर्टिकल्स करते ही हैं सारे याद, ठीक है। सोशलिस्ट कौन सा है, ठीक है, लिबरल कौन सा है, ये तो हम देखते ही है ना कौन सा आर्टिकल कहाँ पर है, बट ये भी तो पता होना चाहिए वेलफेयर स्टेट कहाँ पे है, किस चीज का पार्ट है, आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का है। टू अपहोल्ड द प्रोटेक्शन, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट
सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज ए प्रोविजन मेड इन, तो ये तो आप लगा लेंगे, मुझे पता है इसका तो आंसर आपको पता ही होगा, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो इसका तो आंसर आपको पता ही होगा, क्या रहेगा, एफडीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो इसका आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ द फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, तो कौन होते हैं इसके ऑथराइजिंग हेड, कौन होते हैं इसके, प्रेसिडेंट, राइट। ना पीएम है, ना पार्लियामेंट है, ना यूनियन है, प्रेसिडेंट ऑथराइज करते हैं इसको। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलो, देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज, क्यों बताओ, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है किसको, लोकसभा को, इसलिए देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अभी आपका कौन सा आर्टिकल है, ये भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आर्टिकल 75 क्लॉज 3, क्लॉज 3 में ये मेंशन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, और ये आपका क्या दर्शाता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, बिकॉज आपका डी ऑप्शन हो गया है। ठीक है, बिकॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, राइट। चलो नेक्स्ट, ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज ए, बताओ अब इस आपको, अब इस क्वेश्चन को सोच के देखो, इसने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस गवर्नमेंट को कैसे रन होना है, कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक तरह से रिटन डॉक्यूमेंट है कि मेंशन कर दिया गया है कि ये राइट्स हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, गवर्नमेंट को ये अधिकार है, लॉज बनाने का ये तरीका रहेगा, हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, लिमिटेड। क्यों, क्यों लिमिटेड रहेगी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, लिमिटेड गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बाय द लेजिस्लेशन, पॉपुलर गवर्नमेंट, और ये मल्टी पार्टी गवर्नमेंट आपका नहीं रहेगा। ठीक है, ये कैसे कवर अप होता है, ये आपकी एनसीईआरटी में ही मेंशन है। चलो अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस क्या है, ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ ए नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर, आपको लगेगा ये भी हो सकता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये माना जाता है। ए गवर्नमेंट हुज हेड इंजॉय नॉमिनल पावर, नहीं। ए गवर्नमेंट हुज हेड इंजॉय रियल पावर, ये भी नहीं हो सकता। द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपको लग रहा है क्योंकि मैंने अभी अभी क्वेश्चन कराया, ये इसलिए लग रहा है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी कराया है, इसलिए आपको ये लग रहा है इसका डी ऑप्शन, ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिटेड है गवर्नमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट वही है जब गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म पे चलने वाली गवर्नमेंट लिमिटेड है। ठीक है, अब आपको मैं इसमें ट्विस्ट बताता हूँ, ट्विस्ट क्या है, अगर आपने ये क्वेश्चन, ये पीवाईक्यू, अब मैं पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंट बताता हूँ आपको, इंपॉर्टेंस क्या क्या है पीवाईक्यू, ये आपका यूपीएससी का 2020 का क्वेश्चन है। अगर आपने ये पीवाईक्यू किया होता 2020 में कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय द डेफिनेशन इज लिमिटेड गवर्नमेंट, आपको समझ में आ जाता कि क्यों है, कैसे है, और ये क्यों मेंशन किया गया है। तो जो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये आपका है यूपीएससी 2021 का, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सोच के देखो। अब आपको 2021 में अगर आपने ये क्वेश्चन किया होता लिमिटेड गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, क्वेश्चन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस, बस थोड़ा बढ़ा दिया ना, लिमिटेड गवर्नमेंट को थोड़ा सा बढ़ा दिया, एक गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इतना ही तो है, सेम है। तो ये आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन एक तरह से हो गया है, और ये जितने भी अभी भी आप सोच रहे होंगे इतने इजी क्वेश्चंस कैसे करा रहे हैं आप मानोगे नहीं, ये सारे क्वेश्चंस यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर में से आए हुए हैं, मींस यूपीएससी ने ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं पिछले सालों में। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर यूर एचपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। और ये मैंने आपको प्रूफ भी दिया है, जब यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है तो क्यों नहीं अदर एचसीएस एग्जाम या अदर पीसीएस एग्जाम ये चीज़ ऐसे नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं पीसी जो आपके पीवाईक्यूज हैं, जो मैंने पिछली वीडियोस में कराए हैं, जो एक तरह से आसपास 10-12 वीडियोस कराई हैं, उसमें आप ये सारे पीवाईक्यूज हैं एचसीएस के, तो हो सकता है आपका वो करने से आपके 2 से 5 क्वेश्चन ठीक हो जाए, तो क्यों ना हम कर लें उनको पीवाईक्यूज को, बस टर्म्स ही तो चेंज होके आई है। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं,
तो इसलिए PYQs इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एनी एग्जाम्स। ठीक है, तो आज के हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो ऐसे ही आप तैयारी करती रहिए। अभी मैंने जैसे पॉलिटी का कराया है, ऐसे ही सेक्शनल कराते रहेंगे हम, और आपको अप टू योर एग्जाम्स आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करते रहेंगे, ये आपके लगभग यूपीएससी के पेपर्स में। ठीक है, तो ये मत सोचना ये इतने इजी थे तो ऐसे कैसे करा दिया, इजी नहीं है ये अभी इजी लग रहे हैं आपको क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस, ये चीज़ याद रखो। ये मैंने एग्जाम्पल इसीलिए बताया था कि 2020 का है और ये आपका 2021 का है, सेम क्वेश्चन है। तो ऑलवेज डू, और आप प्रैक्टिस फॉर द PYQs पहले उठाओ, देन अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। थैंक यू।